हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी इस लेक्चर नंबर 3 में देखने वाले हैं थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज। मैरिज के वो तीन लक्ष्य, तीन टारगेट्स, विषय। मैरिज के वो तीन कौन से विषय हैं उसको देखने वाले हैं। सेकेंड में हम लोग देखने वाले हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ मैरिज। मैरिज के थ्री फॉर्म्स, मैरिज के थ्री काइंड्स, है ना। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। Three objects of marriage। थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज। मैरिज के थ्री ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो उसमें हम लोगों ने पहला देखा था अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल। मिताक्षरा लॉ। अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ, मैरिज has three objects। मैरिज के थ्री ऑब्जेक्ट्स है। वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? तो पहला है हमारा धर्म समाप्ति। धर्म समाप्ति। दूसरा है हमारा प्रजा समाप्ति। तीसरा है हमारा रति सुखम। तो देखिए ये तीन जो है हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या? तो अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल, मैरिज हैज थ्री ऑब्जेक्ट्स। पहला है हमारा धर्म समाप्ति, दूसरा है प्रजा समाप्ति, तीसरा है रति सुखम। तो आप देख सकते हैं ये थ्री जो है ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें हम लोगों ने पहला देखा है धर्म समाप्ति। धर्म समाप्ति में क्या है, पहले के समय में क्या होता था कि मैरिज के जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते थे वो धर्म कहलाते थे। ठीक है, वेदों के अनुसार इसमें जो धर्म होता था, जैसे कि लोग जो है शादी के बाद लोग पूजा पाठ करते थे ना। पूजा पाठ वेदी में ज्यादा आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे। लोग बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे, है ना। तो उनका काम जो होता था, है ना, यज्ञ का करवाना, है ना, सेक्रीफाइस करना, और उससे जो है अपनी क्या करना, सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत सारे लोग जो है पाठ करवाते थे। तो इस तरह के धर्म समाप्ति में लोग करते थे काम। दूसरा अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि का सम्मान करना। कहा जाता था कि ईश्वर भक्ति कहलाता है, देव भक्ति कहलाती है। फिर हम लोग आते हैं प्रजा समाप्ति। दूसरा जो है हमारा क्या है, प्रजा समाप्ति। तो प्रजा समाप्ति में क्या क्या होता था एक्चुअल में, जो पहले के जमाने का जो पहले में क्या होता था, पहले जमाने में लोग ये कंसेप्ट रखते थे कि नहीं, पुत्र होने के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान कराते थे। ठीक है, तो ये प्रजा समाप्ति में आता है। दूसरा है, तीसरा हमारा जो मैरिज के बाद जो बहुत ही प्रमुख ऑब्जेक्ट है, थर्ड ऑब्जेक्ट जो है मैरिज का, वो है रति सुखम। रति सुखम जो कि एक क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस को इंडिकेट करता है, हमारा आगे का जनरेशन क्रिएट करना, यानी कि प्लेजर ऑफ सेक्सुअल एंजॉयमेंट, या फिर इसको कहते हैं बायोलॉजिकल नेसेसिटी। ठीक है, तो चलिए आइए थ्री ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। थ्री ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अच्छे से समझे और हम इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर थिंग और धर्म समाप्ति। पहला हमारा है धर्म समाप्ति। धर्म समाप्ति, इसमें क्या है, तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज, इज अ धर्म, है ना। धर्म कहलाता है मेन ऑब्जेक्ट एज पर वेदों के अनुसार, एज पर वेद। कहा जाता है द हाईएस्ट एक्ट ऑफ धर्म lies in performing
ऑफ यज्ञ यज्ञ एंड सैक्रिफाइसेस। तो देखिए क्या हो रहा है, जो हाईएस्ट जो वर्क है ना धर्म का, वो कहाँ पे इंडिकेट करता है, परफॉर्मिंग ऑफ यज्ञ एंड सेक्रीफाइस। यानी कि जो धर्म होते हैं, धर्म में लोग धर्म अपने अपने धर्म, जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि यहाँ पे लोग जो यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ विधि व्यवस्थाएं आयोजित करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ को आयोजित करते हैं। तो ये धर्म में आता है। धर्म का मुख्य काम क्या है, यही है, यज्ञ करवाना, अनुष्ठान करवाना, ठीक है। लेकिन जो शास्त्र है, शास्त्र डू नॉट अलाउ अ वाइफलेस मैन टू परफॉर्म अ यज्ञ और सेक्रीफाइसेस और एनिवर्सरी ऑफ द एंसेस्टर। कहा जाता है कि जो क्या है ना, ऐसे हैं जो पति जिनकी पत्नी नहीं है, ठीक है, इस दुनिया में जिनकी पत्नी नहीं है, वो पति क्या करेंगे, किसी भी तरह के यज्ञ या अनुष्ठान में वो सम्मिलित नहीं हो सकते। ये शास्त्र कहता है हमारा, ठीक है। किसी भी हमारे पूर्वज हैं उसके एंसेस्टर, उनकी एनिवर्सरी, उनकी वार्षिकोत्सव में उनको सम्मिलित नहीं होना है। किनको, जिनकी पत्नी नहीं है, जो पति अकेले हैं, और उनको शास्त्र ये क्या है, अनुमति नहीं, आज्ञा नहीं देता है कि वो इस तरह के अनुष्ठान में सम्मिलित हो, ठीक है। तो ये हम समझे कि मेन ऑब्जेक्ट जो है, एक्चुअल में जो मेन ऑब्जेक्ट है मैरिज का, वो है धर्म। एज पर वेदों के अनुसार, वेद मीन्स होता है नॉलेज, वेद मीन्स नॉलेज। चलिए, तो हम लोग जो है अब देखते हैं देयर, तो अब अगर कोई पति है, उसकी पत्नी नहीं है इस दुनिया में, तो उनको शास्त्र ये अनुमति नहीं देता है कि वो किसी भी तरह के वार्षिकोत्सव या यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित हो। तो क्या होगा, तो देयर मस्ट बी वाइफ फॉर honoring the guest, honoring the guest is which is an act of धर्म। तो धर्म के जो इसमें जो मुख्य कार्य होते हैं, उनमें से ये आता है कि जो पत्नियां होती हैं, है ना, आपको मैं बताया था कि जो पत्नियां होती हैं, पति जो होते हैं, अगर पति का कोई गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं अगर घर में, तो जो पत्नियां होती है वो उनके आदर सत्कार में लगे रहते हैं। यानी कि पति और पत्नी दोनों ही क्या करते हैं, उनके आदर सत्कार में लगे रहते हैं। अतिथि देवो भव कहा जाता है हमारे भारतवर्ष में, अतिथि देवो भव। तो अतिथि का सम्मान करना, है ना, इन ऑनरिंग द गेस्ट का क्या करना, पूरा सम्मान करना। तो अतिथि देवो भव कहते ईश्वर के समान माना जाता है अतिथि, है ना, उनका सम्मान किया जाता है। तो ये जो है पति पत्नी का जो ये रिलेशन होता है, इसमें पत्नियां अतिथि देवो भव करती हैं, उनके आदर सत्कार करती है, उनके लिए जो है भोज व्यवस्थाएं करती है, खाना बनाती हैं। जैसे माँ, है ना, घर में माँ होती है, पापा के यदि कोई फ्रेंड्स या फिर कोई अतिथि आए बाहर से गेस्ट, तो माँ जो है उनके लिए खाना बनाती है, चाय वगैरह बनाती है। तो ये सारा क्या है, तो देयर मस्ट बी अ वाइफ फॉर ऑनरिंग द गेस्ट के सम्मान आदर के लिए वाइफ होनी आवश्यक है ना, जो कि क्या है, जो कि धर्म का ही एक काम है, धर्म का ही एक पार्ट है, ठीक है, विच इज एन एक्ट ऑफ धर्म। चलिए, तो देयर मस्ट बी अ वाइफ फॉर ऑनरिंग द गेस्ट एक्ट ऑफ धर्म। क्या है, किसका पार्ट है, धर्म का ही पार्ट है। चलिए, इन दोज डेज, उन दिनों क्या होता था, इन दोज डेज sacrifices, in those days honoring the guest, honoring the guest as the same as the god lines। तो ये जो उन दिनों क्या होता था, जो
आज भी है, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होता था, पहले के अगर बात करेंगे, पहले की बात करें तो जो लोग अतिथि आते थे घर पे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था, उनका आदर सम्मान किया जाता था, उनको आराम से पहले क्या रहता था, उनको जल ग्रहण किया जाता था, जो जल दिया जाता था उनको आने के साथ, उनके जो है चरण जो है धोए जाते थे। तो इस तरह से अतिथि का सम्मान किया जाता था, उनको बैठाया जाता था, उनको जो है क्या करते थे, खाना के लिए पूछा जाता था, भोज मतलब उनको सारी व्यवस्थाएं दी जाती थी। तो ये जो अतिथि का जो सम्मान किया जाता था पहले, तो इसको किस तरह से लोग देखते थे, ईश्वर की भक्ति की तरह देखते थे, देव भक्ति इसको कहा जाता है ना, गॉड लाइन्स। तो इन दोस डेज द क्या होता था, ऑनरिंग द गेस्ट एज द गॉड लाइन्स, जैसे गॉड लाइन्स, जैसे ईश्वर का हम लोग भक्ति करते हैं, उसी तरह अतिथि का सम्मान करना, अतिथि के देखभाल करना, ये सारा उसी में सम्मिलित हो जाता था पहले, ठीक है। और आज भी जो लोग जागरूक हैं वो भी अतिथि का सम्मान करते हैं, अतिथि देवो भव में विश्वास रखते हैं। चलिए अब सेक्रीफाइस, जो अनुष्ठान यज्ञ होते थे, द सेक्रीफाइस जो यज्ञ है, अनुष्ठान है, सेक्रीफाइस इज ऑफ द सन बाय भक्त श्री याला भक्त श्री याला परफॉर्म करते थे इन ऑनरिंग द गेस्ट। देखिए धर्म समाप्ति में सिर्फ एक ही बात कहा गया है, अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करना, जो कि एक ईश्वर भक्ति के समान है। तो देख सकते हैं आप, सेक्रीफाइस जो यज्ञ करते थे, है ना, पुत्र होने के लिए भक्त श्री याला के द्वारा, जो कि टेम्पल भी है उनका, तो वो किसके था, तो अतिथि का सम्मान करने का ही एक क्या था, एक तरीका था, है ना। तो वो यज्ञ आयोजित करते थे पुत्र होने के लिए, तो बाहर से लोग अतिथि आते थे, है ना, उनकी आदर सत्कार करते थे वो। तो इन सारी जो है प्रक्रियाएं होती थी धर्म समाप्ति में, है ना। शादी के बाद जो है लोग अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ आयोजित करते हैं, बड़े पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा आता है वो है प्रजा समाप्ति। तो मैंने आपको बताया कि प्रजा समाप्ति क्या है, तो शादी के बाद लोग पुत्र, है ना, पुत्र की इच्छा, पुत्री की इच्छा, तो इस तरह से आज जो है कंसेप्ट चेंज है, आज दोनों को ही समान रूप से देखा जाता था। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था कि जो प्रजा समाप्ति है, जो कि सेकेंड ऑब्जेक्ट है हमारा, प्रजा समाप्ति, प्रजा समाप्ति। तो प्रजा समाप्ति में क्या होता था कि मैरिज is an essential संस्कार to have son। तो जो इसमें क्या कहा गया कि मैरिज क्या है, एक्चुअल में जो हमारे 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में से जो मैरिज है, शादी विवाह, उनको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है पुत्र होने के लिए, ठीक है, क्या होने के लिए, पुत्र होने के लिए, पुत्री होने के लिए। तो इस तरह से जो है 16 संस्कारों में से जो मैरिज है बहुत ही आवश्यक है, क्या होने के लिए, तो पुत्र होने के लिए। देखिए क्या कहा जाता है कि जो पहले के समय में लोग पुत्र होने के लिए जो है ना यज्ञ करवाते थे, अनुष्ठान करवाते थे, है ना। तो सन क्या करते थे उसमें, ये तो धर्म समाप्ति में लोगों ने देखा, सन जो होते थे वो सेक्रीफाइस, सन बाय परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइसेस, है ना, वो सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे, यज्ञ करते थे, है ना, फुलफिल्स करते थे क्या चीज को, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रजा समाप्ति। प्रजा समाप्ति का जो ऑब्जेक्ट, जो कार्य है, जो मुख्य विषय है, जो लक्ष्य है, उसको क्या करते थे, वो फुलफिल्स, उसको पूरा कर देते थे, ठीक है। तो जो अगर धर्म समाप्ति शादी के बाद जो कि यज्ञ अनुष्ठान हो गए, है ना, पूजा पाठ किए, उसके बाद प्रजा समाप्ति हमारा सेकंड आता है। उसमें क्या है कि शादी के बाद जो पुत्र हुए वो पुत्र भी यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया वो प्रजा समाप्ति के विषय को पूरा करते हैं। क्या है इसमें कि द सन by performing religious ceremony
ceremony, religious ceremony fulfills the object of praja samapti. तो देखिए प्रजा समाप्ति ये क्या है, प्रजा समाप्ति में क्या है, एक्चुअल में क्या होता था, जो प्रजा समाप्ति के जो विषय हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, जो कार्य हैं, उसको जो पुत्र होते थे वो एक धार्मिक अनुष्ठान करवा करके पूरा करते थे। ठीक है, तो जो पुत्र होते थे वो धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे और उस जो प्रजा समाप्ति का जो मुख्य विषय है उसको पूरा करते थे। ठीक है, तो हमारा आता है तीसरा है और वो है रति सुखम। क्या है, रति सुखम, रति सुखम। तीसरा हमारा है ऑब्जेक्ट्स मैरिज का, वो है रति सुखम, रति सुखम, रति सुखम। तो ये जो रति सुखम इसमें क्या होता है, तो इट इज द थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज, थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज। ये थर्ड ऑब्जेक्ट है मैरिज का। दूसरा फोर, ये क्या है एक्चुअली, प्लेजर ऑफ, ये क्या है, प्लेजर ऑफ सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। तो एक्चुअल में क्या है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, थर्ड जो है ये क्या है, विषय है इसके मैरिज के जो थर्ड विषय है वो है रति सुखम। इसमें क्या है, तो प्लेजर ऑफ सेक्सुअल एंजॉयमेंट, यानी कि जो है सेक्सुअल एंजॉयमेंट, यानी लोग जो है क्या करते थे, प्रजनन प्रक्रिया करने के बाद जो उनको सुख मिलता था, ये रति सुख में आता है। ठीक है, शादी के बाद लोग स्पीसीज जनरेशन क्रिएट करते हैं, अपने आगे के जनरेशन क्रिएट करते हैं, है ना, बाल बच्चे होते हैं, तो उसमें जो सुख मिलता है वो रति सुख में आता है। ठीक है, जो कि इट इज द बायोलॉजिकल नेसेसिटी, ये बायोलॉजिकल बहुत ही आवश्यक है, बायोलॉजिकली बहुत ही आवश्यक है, इट इज द बायोलॉजिकली नेसेसिटी। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल बहुत ही नेसेसरी है रति सुखम, जो कि थर्ड ऑब्जेक्ट है मैरिज के। चलिए अब है हम आने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मैरिज, काइंड्स ऑफ मैरिज। मैरिज के कौन कौन से काइंड्स हैं, है ना। हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट्स देख लिया, अब हम लोग देखने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्म्स ऑफ मैरिज। फॉर्म्स मींस काइंड्स, फॉर्म्स या काइंड्स ऑफ मैरिज। जो मैरिज है उनके क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं। तो इसमें हम लोग मुख्यतः मेनली 2 फॉर्म्स पढ़ेंगे। एक होता है रेगुलर फॉर्म, रेगुलर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड या सिविलाइज्ड फॉर्म, सिविलाइज्ड फॉर्म। ठीक, दूसरा हमारा है इरेगुलर फॉर्म, इरेगुलर, इरेगुलर या अनअप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड या अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। एक है जो कि रेगुलर है, जो कि चलने वाला है, जो कि अच्छा है, जो कि बेस्ट है, अप्रूव्ड है, मान्य है, और जिनका कुछ मान्य भी है ना, या फिर जो सभ्य फॉर्म है जिसको हम कहते हैं बेस्ट फॉर्म, जो है वो रेगुलर फॉर्म अप्रूव्ड है या सिविलाइज्ड फॉर्म कहलाता है। दूसरा जो कि उतना अच्छा नहीं है, जो कि वर्स्ट है, जो कि गलत तरीके से जो है पेश किया जाता है शादी के काइंड्स को, वही इरेगुलर फॉर्म, अनअप्रूव्ड फॉर्म या अनसिविलाइज्ड, जो कि असभ्यताओं को दर्शाता है। ये सेकंड वाला फॉर्म्स, हमारा सेकंड फॉर्म। ठीक है, फॉर्म्स। चलिए हम सभी इसको एक एक करके देखते हैं। इसको हम सभी एक एक करके देख रहे हैं। अब आता है हमारा पहला है, वो है रेगुलर फॉर्म, रेगुलर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रूव्ड या सिविलाइज्ड फॉर्म। इसमें पहला है वो है ब्रह्म, ब्रह्मा। दूसरा है वो है दैवा, दैवा। तीसरा है
अर्षा, चौथा है प्रजापत्य, प्रजापत्य। तो ये चार जो है रेगुलर के फॉर्म्स हैं। रेगुलर फॉर्म्स के चार तरह के काइंड्स होते हैं, सब काइंड्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़े हैं। पहला हमारा है रेगुलर फॉर्म में ब्रह्मा, दूसरा है दैव्य, और तीसरा है अर्षा, चौथा है प्रजापत्य। ठीक है, चलिए इसमें जो हमारा पहला है ब्रह्मा, इसमें क्या होता है कि ब्रह्मा फॉर्म में, इन दिस फॉर्म, तो ब्रह्मा फॉर्म, इन दिस फॉर्म, in this form, Brij, father invites bridge room को इनवाइट्स करते हैं, एंड मैक्स gift of his daughter, मैक्स गिफ्ट ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, चलिए ये क्या है ब्रह्म फॉर्म में कि जो क्या है कि जो पिता होते हैं, है ना, जो लड़के के पिता होते हैं, वो उन लड़कों से शादी कराते हैं जिनको वेदों का नॉलेज हो, ज्ञान हो, जिनको वेद के बारे में, जो वेद की समझ रखते हो, जो पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह के मैरिज में शादी करते हैं, ब्रह्म में। ठीक है, उस तरह के जो शादी विवाह में जो भी शादी करते हैं, यदि कोई मेल है या कोई पुरुष या स्त्री है, अगर पुरुष या स्त्री शादी कर रहे हैं, पुरुष यदि पढ़ा लिखा है, अगर वो काम काज सही कर रहे हैं, तो वो जो है सही से सभी प्रकार के रीति रिवाज को कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो ब्रह्म मैरिज में आता है, ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैरिज में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वही कहा जा रहा है कि ब्रिज के फादर इन्वाइट्स करते हैं ब्रिज रूम को, यानी कि जो दूल्हा होते हैं, दुल्हन के पिता, और फिर उसको गिफ्ट बना दिया जाता है अपनी डॉटर को, और वो गिफ्ट के तौर पे देते हैं उसको। ठीक है, चलिए तो इसमें भी गिफ्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ जो लड़का है उसको क्या है, एक्चुअल में उसको ज्ञान है वेद का, वेद के बारे में उनको अच्छी से समझ है। चलिए इसमें है कि in this form gift of daughter, बेटी का जो गिफ्ट होता है ना, कैसे क्या होगा बेटी का गिफ्ट एक्चुअल में, कि क्लॉथ विथ ओनली अ सिंगल रॉक। जो बेटी के पिता जो है, वो जो दूल्हा जिससे शादी हो रही है उनकी बेटी का, वो उनका गठबंधन कराते हैं, उनकी क्या करते हैं, उनको एक कपड़े से बांध देते हैं और उनका क्या कन्यादान करते हैं। तो इस तरह से जो है होता है, और किससे करते हैं, टू मैन लर्न, जो लर्न इन द वेद, यानी कि वेदों में जो कहा गया है, वेद का जिनको नॉलेज है ना, वो उन व्यक्ति से वो अपनी बेटी का शादी करवाते हैं। ठीक है, और पिता भी उसमें इन्वॉल्ट्री क्या होते हैं, इनवाइट्स होते हैं, एंड फादर इनवाइट्स इनवॉलंटरी एंड फादर इनवाइट्स वॉलंटरी, नॉट वॉलंटरी। तो जो पिता होते हैं उनको भी क्या दी जाती है, उनको भी एक इनविटेशन दिया जाता है आने के लिए, और वो पिता भी आते हैं, और फिर वो रिस्पेक्टफुली उसको रिसीव करते हैं, है ना, इनविटेशन को। और आगे क्या होगा, तो एक्चुअल में जब वो इनविटेशन रिसीव करेंगे, तो यही जो है ब्रह्मा का एक तरह का एक फॉर्म्स आता है मैरिज में, जो इसको हम क्या कहते हैं कि नपचल राइट्स, है ना, इसको ब्रह्मा कहते हैं, शादी संस्कार, जिसको इस तरह के शादी संस्कारों को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, such nuptial
nuptial, such nuptial rites called ब्रह्मा। देखिए अब आता है हमारा कि इस तरह के जो होते हैं दिस फॉर्म ऑफ मैरिज, दिस फॉर्म ऑफ मैरिज has been considered to be the best, मतलब इस तरह के जो होते हैं मैरिज वो बेस्ट कहलाते हैं, है ना। एंड नॉट, यहाँ सेकंड पॉइंट है हमारा, नॉट सपोज्ड टू बी प्रिविलेंट, ज्यादा प्रचलित में नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही बेस्ट फॉर्म है मैरिज का। कौन सा? तो ब्रह्मा फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो है बहुत ही बेस्ट हैं। और इसमें क्या है कि जो दूल्हा होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको वेदों का नॉलेज होता है ब्रह्म फॉर्म में, ठीक है। चल अब सेकंड जो हमारा होता है वो है इसी में, और इसमें क्या है कि इवन कि इसमें जो शूद्र होते हैं, शूद्र may marry now in this form, ठीक है। वो इस शूद्र भी जो है इस तरह के शादी के प्रकार में वो शादी करते हैं, इस तरह के फॉर्म में वो शादी कर सकते हैं। और इवन widows also, widows could given in this form, and even widows could be given in this form। चलिए, तो शूद्र जो होंगे वो भी जो है शादी कर सकते हैं इस तरह के फॉर्म्स में, शूद्र। और विडोज जो विधवा होती है वो भी इसको दिया जाता है इस तरह के फॉर्म में, उनका भी शादी जो है इसी तरह के रीति रिवाजों में किया जाता है। चलिए अब हमारा आता है सेकेंड रेगुलर फॉर्म्स ऑफ मैरिज, वो है दैव। दैव में क्या है कि ब्रह्मा किससे अगर कंपेयर करें तो ब्रह्मा में क्या है, जो दूल्हा होते हैं वो उनको वेदों का नॉलेज होता है ना, दे नो अबाउट द वेद, एंड अच्छे से वो जानते हैं, वेद के बारे में जानकार होते हैं, है ना, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कामकाजी होते हैं। लेकिन जो दैव है, दैव में क्या होगा, दैव रेगुलर फॉर्म्स ऑफ मैरिज में। दूसरा है दैव रेगुलर फॉर्म ऑफ मैरिज में क्या है कि जो ब्रिज हैं उनको सजा दी जाती है एक्चुअल के तौर पे, है, डेक्ट शब्द यूज किया गया है, यानी डेक्ट शब्द यूज किया गया, डेक्ट विथ ऑर्नामेंट्स is given in the gift to priest, उनको पुजारी को दिया जाता है, who daily officiates sacrifice विधिवत उन चीजों को वो करते हैं, परफॉर्म बाय फादर, जो लड़की के पिता हैं, दुल्हन के पिता, वो करते हैं परफॉर्म बाय फादर। तो परफॉर्म बाय फादर इन लिeu ऑफ दक्षिणा के तौर पे देते हैं, और फी, है ना। तो देखिए यहाँ क्या है रेगुलर फॉर्म्स में, देखिए दैव के रेगुलर फॉर्म में क्या होता है
कि इसमें जो इस तरह की दुल्हन जो होती है उसको उनको एक तरह की सजा के तौर पे दी जाती है, साथ मतलब ऑर्नामेंट्स गहने के तौर पे उनको क्या है, गहने के साथ सजा दी जाती है। किस तरह से, तो एक पुजारी को सौंप दिया जाता है, हाँ, जो कि डली जो विधिवत जो है उस तरह के काम को करते हैं, सेक्रीफाइस में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और परफॉर्म करते हैं फादर। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि रेगुलर फॉर्म्स ऑफ मैरिज में क्या है कि इसमें जो लड़के होते हैं वो साधु सन्यासी टाइप होते हैं, ग्रूम होते हैं, ठीक है। और यदि किसी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसकी जो कन्यादान है उसके पिता वो इस तरह के जो है लड़के के साथ कर देते हैं। मतलब वो जो साधु संत हैं, जो पुजारी हैं, वो पुजारी के साथ अपनी बेटी का शादी कर देते हैं। कोई पिता जिनकी बेटी का शादी नहीं हुआ तो वो जो है पुजारी के साथ क्या करते हैं, दक्षिणा के तौर पे अपनी बेटी को वहाँ लाकर रख देते हैं और उस पुजारी के साथ उनका शादी हो जाता है। तो चलिए आज हम सभी ने इसको अच्छे से देख लिया। 2 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हम लोगों ने देखा है, और फिर हम लोग 2 फॉर्म्स में हम लोग चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। रेगुलर फॉर्म्स ऑफ मैरिज में हम लोग 2 देखे। पहला आता है हमारा ब्रह्मा फॉर्म्स, दूसरा आता है दैव। ब्रह्मा फॉर्म्स में क्या है कि जो पुत्री होती है, पिता जो पुत्री अपनी पुत्री का शादी ऐसे व्यक्ति से कराते हैं जिनको वेद का ज्ञान हो, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म्स है मैरिज का वो है दैव फॉर्म। इसमें जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी का शादी ऐसे व्यक्ति से कराते हैं जो साधु सन्यासी या पुजारी टाइप होते हैं इंसान, है ना, उनके साथ उनका शादी कराते हैं। देखिए तो आज मैं आपको ना कुछ अलग हटके बताने वाला हूँ। एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में जो मैरिज होते हैं, मैरिज जो होती है एक्चुअल मीनिंग्स क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैरिज। मैरिज जो शादी विवाह होती है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम लोगों ने जाना कि नहीं, मैरिज जो है एक्चुअल में न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली है। जो परिवार होते हैं उसका न्यूक्लियस मैरिज कहलाता है, ठीक है। या फिर हम समझते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, शारीरिक मिलन होता है किसी भी मेन और वुमेन का, जो लीगलाइज्ड होते हैं, जो कानूनी रूप से वैध कहलाता है, ठीक। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, 2 आत्माओं का मिलन, है ना। इसमें क्या है कि एक्चुअल में कोई भी आदमी, सपोज कीजिए आप अगर मेल हैं या फिर आप है ना फीमेल है, व्हाटएवर यू आर मेल और फीमेल, अगर आप कोई मेल अगर हैं तो अगर वही मेल अगर दूसरे के साथ अगर है, ठीक है, यानी सपोज आप हैं और आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, तो आप दोनों जो है एक साथ 4-5 दिन बिता लिए, सेम जेंडर, तो इस तरह का जेंडर सेम में क्या होगा, आपको बोरियत फील होगा, है ना। लेकिन अगर आप अपोजिट जेंडर, जैसे आप मेल हैं और आपके साथ कोई अन्य फीमेल है, अगर वो 4-5 दिन टाइम स्पेंड करेंगे फिर भी आप क्या करेंगे, फिर भी आप बोरियत फील नहीं करोगे। तो इस तरह का क्या होता है, इसको कहते हैं, मतलब जॉब में लोग क्या होता है ना, जॉब में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब लोग जॉब को बोरियत फील कर सकते हैं, लेकिन अगर शादी विवाह की जाती है तो उसमें बोरियत फील नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे लोग उसमें क्या होता है, लोग कुछ नया नया सीखते हैं, नई नई चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, है ना। 2 लोग हैं, पति और पत्नी, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे का क्या क्या पसंद है, नहीं पसंद है, वो सारी चीज़ उनको पता होना चाहिए, वो जानते हैं, उनको समय मिलता है समझने का। वो सपोज कोई व्यक्ति है, वो पति पत्नी है, वो अपनी संतान को जन्म दिया और उसके बाद फिर अपनी जीवन व्यतीत करने लगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो पूरे जीवन भर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैरिज शादी विवाह इसी को कहते हैं। जैसे शिव है ना, शिव और शक्ति, शिव और शक्ति क्यों कहा गया, अर्धनारीश्वर इसको कहते हैं हम लोग। तो जो शिव और शक्ति है वो दो ही एक बॉडी में 2 पार्ट्स है ना, 2 पार्ट हैं वो, मतलब एक ही है वो, शिव और शक्ति कहा जाता है, शिव शक्ति, है ना। तो यही कहा गया है, हम लोग शादी में कहते हैं कि जो शादी होती है एक्चुअल में वो शिव और शक्ति ही होती है। तो जो 2 लोग हैं अपोजिट जेंडर के, वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जानते हैं। और चलिए तो इसी तरह के हम लोग समझेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे और अच्छे से मीनिंग को क्लियर करेंगे। जैसे हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट देखा मैरिज के। पहला हम लोगों ने क्या देखा, धर्म समाप्ति, प्रजा समाप्ति, थर्ड रति सुलभ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्म्स काइंड्स ऑफ मैरिज। मैरिज के 3 प्रकार हम लोगों ने देखा। पहला हम लोगों ने 3 प्रकार में, 3 नहीं, हम लोगों ने 2 फॉर्म्स पढ़े, 2 काइंड्स पढ़े मैरिज के। इसमें रेगुलर, दूसरा इरेगुलर। रेगुलर फॉर्म्स पहला आता है हमारा ब्रह्मा फॉर्म्स, दूसरा होता है हमारा देव फॉर्म्स, और तीसरा अर्सा, चौथा हमारा आता है प्रजापत्य फॉर्म्स, ठीक है। पहला ब्रह्मा, दूसरा दैवा, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से डिफरेंस समझ लिया दोनों को क्या है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।